आइए, आपका स्वागत है बिहार टॉपर्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी अदृश्य इंजन को डिकोड करने वाले हैं और ये मतलब बीपीएससी या दूसरे एग्जाम्स के लिए तो एक मास्टर गाइड है ही। हाँ, वो तो है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये समझने की चाबी है कि भारत के गांव में सत्ता और लोकतंत्र असलियत में कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव पर चलते हैं। स्लाइड 2 के मुताबिक इस पूरी व्यवस्था को कानूनी ताकत कहाँ से मिलती है। अगर हम पीछे जाएं तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन सामने आता है। हाँ, 73rd अमेंडमेंट वही टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। अनुच्छेद 243 और 11वीं अनुसूची के वो 29 विषय, यहीं से इनको पावर मिली। लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है यहाँ। 1947 में आज़ादी मिली, तो फिर इसको संवैधानिक दर्जा मिलने में 1992 तक का इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? ये एक बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल सवाल उठाया है। देखिए, आज़ादी के बाद से ही ना इसका जिक्र संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में था, आर्टिकल 40 में। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ एक सुझाव था, मतलब कोई कंपल्शन नहीं था राज्य सरकारों पर, वो अपनी मर्जी से चुनाव कराती थी। कभी कभी तो 15-15 साल तक पंचायत चुनाव होते ही नहीं थे। बाप रे, 15 साल! हाँ, तो 73वें संशोधन ने इसको अनिवार्य कानून बना दिया। इसने क्लियर कर दिया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे ही होंगे और वो जो 29 विषय हैं जो सीधे गांव के विकास से जुड़े हैं, वो पंचायतों को सौंपने ही पड़ेंगे। तो इसके बाद ही वो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 आया था, है ना? जो सच में बड़ा क्रांतिकारी रहा। इसकी सबसे खास बात, जिसे अक्सर हाईलाइट किया जाता है, वो है महिलाओं के लिए 50% हॉरिजॉन्टल आरक्षण। बिल्कुल, 50% रिजर्वेशन और साथ ही SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षण। ये बहुत बड़ा कदम था। 2006 का अधिनियम सिर्फ कानून नहीं रहा, इसने पूरी एक पीढ़ी को पॉलिटिकली लिटरेट कर दिया है। और वो जो रोटेशन वाला आरक्षण है, वो ये पक्का करता है कि कोई एक दबंग ग्रुप हमेशा के लिए कब्जा न कर ले। सही बात है। अब इस पूरे त्रिस्तरीय यानी 3 टियर पिरामिड के ढांचे पर आते हैं, जो स्लाइड्स 3 में बताया गया है। बिहार की 2011 की जनगणना के हिसाब से ये करीब 7.5 करोड़ ग्रामीण आबादी को कवर करता है। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है ये। सबसे नीचे है 8,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, बीच में 533 पंचायत समितियां और सबसे ऊपर 38 जिला परिषद। पर इतनी विशाल आबादी को संभालने के लिए सिर्फ 3 लेवल, क्या ये काफी है? क्या इससे ब्यूरोक्रेसी या लाल फीताशाही नहीं बढ़ती? सच कहूं तो ये व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसको तोड़ने के लिए बनाई गई है। विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब हर लेवल की अपनी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अच्छा, जैसे काम का बंटवारा। बिल्कुल, अगर गांव की नाली साफ करवानी है तो जिला लेवल पर थोड़ी जाएंगे, वो ग्राम पंचायत देख लेगी। जब प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो, जैसे 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क, तब ब्लॉक लेवल की पंचायत समिति आती है। ये शक्तियों का बड़ा प्रैक्टिकल बंटवारा है। समझ गई। हाँ। तो चलिए इस बंटवारे को बिल्कुल ग्राउंड जीरो से डिकोड करते हैं। स्लाइड 4 के हिसाब से ग्राम लेवल पर 2 मुख्य संस्थाएं हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। हाँ। ग्राम सभा को लोकतंत्र की नींव कहा गया है। ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि गांव के वो सभी लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो इसके मेंबर होते हैं और हर 3 महीने में इनकी मीटिंग जरूरी है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राम सभा एक विधायिका या लेजिस्लेचर है और ग्राम पंचायत कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। ये कंपैरिजन एकदम सटीक है। ग्राम सभा असल में गांव की संसद है। वहां गांव वाले डिसाइड करते हैं कि अगले साल कौन सा काम सबसे जरूरी है और फिर ग्राम पंचायत उस काम को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करती है। और पंचायत के गठन का स्टैंडर्ड क्या होता है? मतलब कितनी आबादी पर एक पंचायत बनती है? इसका स्टैंडर्ड 7,000 की आबादी का है, यानी औसतन 7,000 लोगों पर एक ग्राम पंचायत होगी। और फिर इसको छोटे वार्ड्स में बांटा जाता है। हर 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य का डायरेक्ट चुनाव होता है। वो हर 500 पर एक। इसका मतलब हर छोटे तोले या मोहल्ले का अपना एक नेता होता है और इन सब का लीडर मुखिया होता है ना? जिसे स्लाइड 5 में समझाया गया है, जिसका चुनाव सीधे 5 साल के लिए होता है। हाँ, मुखिया बिल्कुल सेंटर में होता है इस ग्राम पंचायत के। यहाँ एक टेक्निकल पेंच है जो बीपीएससी एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स को उलझाता है। अगर मुखिया को अपना इस्तीफा देना हो तो वो किसे देता है? नॉर्मली लगता है कि ब्लॉक लेवल पर बीडीओ को देगा। लेकिन रूल्स कहते हैं कि DPRO यानी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया जाता है। ऐसा क्यों?
ये चेक्स एंड बैलेंसेस का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए, बीडीओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसके साथ मुखिया को रोज काम करना पड़ता है फंड और डेवलपमेंट को लेकर। हाँ, रोज का उठना बैठना होता है। तो अगर इस्तीफा बीडीओ को दिया जाए तो लोकल लेवल पर पॉलिटिकल प्रेशर या क्लैश हो सकता है। डीपीआरओ जिला लेवल का बड़ा ऑफिसर होता है जो सीधे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इससे इस्तीफे की प्रोसेस में लोकल गुटबाजी का असर नहीं पड़ता। ये तो काफी डिटेल वाली बात है, एग्जाम के लिए बहुत काम आएगी। अब ग्राम लेवल पर एक और चीज है जो सच में हैरान करती है। स्लाइड 6 में जो शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स बताया है, जैसे केंद्र में सरकार और कोर्ट अलग है, गांव में भी वैसा ही है। बिल्कुल। प्रशासन के लिए पंचायत सचिव है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अकाउंट देखता है, लेकिन न्याय के लिए एक अलग सिस्टम है, ग्राम कचहरी और सरपंच। हाँ, और ये सरपंच का पद कोई शोपीस नहीं है, इसको भी जनता डायरेक्ट चुनती है। सबसे खास बात यह है कि सरपंच को सिविल कोर्ट जैसी पावर मिली हुई है। वो सबूत ले सकता है, गवाहों को बुलाने के लिए समन भेज सकता है। वाओ, सच में? हाँ, छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या लड़ाई झगड़ा वो यहीं सुलटा लेता है। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए 2 किसान हैं और उनके बीच खेत की मेड़ या बाउंड्री को लेकर छोटा सा झगड़ा हो गया। अगर वो सिविल कोर्ट जाएंगे तो सालों लग जाएंगे और पैसा भी खर्च होगा। एकदम सही एग्जाम्पल पकड़ा। ऐसे केस में ग्राम कचहरी वरदान है। सरपंच दोनों को बुलाता है, पंचों के साथ फील्ड पर जाकर देखता है और कानूनी रूप से मन ने फैसला दे देता है। इससे किसान का पैसा बचा और कोर्ट का बोझ कम हुआ। ये सच में कमाल का सिस्टम है। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं, गांव से निकलकर ब्लॉक लेवल पर, यानी पंचायत समिति। यहाँ आबादी का क्राइटेरिया बदल गया। हर 5000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य डायरेक्टली चुना जाता है। हाँ, 5000 पर एक। लेकिन इसमें मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। ये जो एक्स ऑफिशियो या पदेन सदस्य हैं, जैसे उस एरिया के एमपी, एमएलए और सारे मुखिया। हाँ। मेरा सवाल ये है कि ब्लॉक लेवल पर जहां लोकल गांवों की बात होनी है, वहां एमपी और एमएलए क्या कर रहे हैं? ये उनका दबाव बनाने का तरीका नहीं है क्या? देखने में और कानूनी पेपर पर इसका जवाब ये होता है कि एमपी और एमएलए लोकल और स्टेट के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लाते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो कहानी बिल्कुल अलग है। वही तो समझना है, असली खेल क्या है? असलियत यह है कि पंचायत समिति के पास ब्लॉक लेवल के विकास का करोड़ों रुपए का फंड आता है। अब कोई भी एमपी या एमएलए ये नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में इतना बड़ा पैसा उसके बिना इन्फ्लुएंस के खर्च हो जाए। ओ, तो वोट बैंक का चक्कर है। बिल्कुल, उन्हें अपना पॉलिटिकल समीकरण ठीक रखना होता है। इसलिए इन बड़े नेताओं को सिस्टम में शामिल करके राज्य और लोकल पॉलिटिक्स के बीच के टेंशन को बैलेंस किया गया है। बहुत डीप इंसाइट है ये। अब इसके मैनेजमेंट को देखते हैं, जो स्लाइड 8 में है। पंचायत समिति का पॉलिटिकल हेड होता है प्रमुख, जो डायरेक्टली नहीं चुना जाता, बल्कि चुने हुए मेंबर आपस में चुनते हैं। और एडमिन देखते हैं बीडीओ। सही बताया। विकास की बात करें स्लाइड 9 में, तो बीज फार्म खोलना, प्राइमरी स्कूल बनाना, मेले में सफाई, ये सब इनका काम है। लेकिन मेरी नज़र रुकी प्रमुख की आपदा राहत शक्ति पर। एक प्रमुख नेचुरल डिजास्टर में 25,000 रुपए तक का इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। हाँ, और ये अमाउंट भले ही छोटा लगे, पर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर सोचा जाए, रात को गांव में आग लग गई या अचानक बाढ़ आ गई, तो डिस्ट्रिक्ट से फंड आने या फाइल आगे बढ़ने का वेट थोड़ी किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, तब तो तुरंत एक्शन चाहिए। वही, तब तुरंत टेंट, खाना या कंबल के लिए प्रमुख के पास ये पावर होनी ही चाहिए, ताकि जानें बचाई जा सकें। और इन कामों के लिए स्लाइड 10 बताती है कि 7 स्टैंडिंग कमिटीज यानी स्थायी समितियां होती हैं। एजुकेशन, फाइनेंस वगैरह। एग्जाम के लिए 2 रूल्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहला, प्रमुख हमेशा जनरल और फाइनेंस कमिटी का हेड होता है, और दूसरा, कोई भी मेंबर 3 से ज्यादा कमिटी में नहीं रह सकता। ये 3 वाली लिमिट क्यों लगाई? ये आमतौर पर पावर को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए है। अगर एक ही लीडर सारी मेन कमिटीज में बैठ गया तो सारे टेंडर और डिसीजन वही लेगा। 3 की लिमिट से ये होता है कि बाकी मेंबर्स को भी विकास में हिस्सा लेने का बराबर मौका मिलता है। एकदम क्लियर। अब चलते हैं इस पिरामिड के सबसे टॉप पर, जिला परिषद। स्लाइड 11 के मुताबिक यहाँ स्केल सबसे बड़ा है। 50,000 की आबादी पर एक मेंबर डायरेक्ट चुना जाता है। यहाँ भी एमपी, एमएलए, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य एक्स ऑफिशियो होते हैं। हाँ, जिला लेवल पर सब शामिल हो जाते हैं।
और स्लाइड 12 कहती है कि इसका नेता अध्यक्ष होता है जो इनडायरेक्ट चुना जाता है और ऑफिसर सीईओ होता है जो ज्यादातर डीडीसी लेवल का आईएएस या स्टेट सर्विस का ऑफिसर होता है। इसका स्कोप बहुत बड़ा होता है। ये लोग छोटे पुल नहीं बल्कि स्टेट हाईवे को छोड़कर बाकी बड़ी सड़कें बनाते हैं, बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज को छोड़कर और सेकेंडरी स्कूल्स। और डिजास्टर रिलीफ में जहां प्रमुख के पास 25,000 की पावर थी, जिला परिषद अध्यक्ष के पास 1 लाख रुपए तक की पावर होती है। वाह, पावर भी स्केल अप होगी। अब स्लाइड 14 पर एक कमेटी आती है, सामाजिक न्याय समिति। यहाँ एक बड़ा सख्त नियम है कि इसमें कम से कम एक SC/ST सदस्य और एक महिला का होना अनिवार्य है। सिर्फ इसी कमेटी में इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन क्यों? क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ सीमेंट की सड़क बनाना नहीं है ना। असली विकास इंक्लूसिव होना चाहिए। जब ये तय हो रहा है कि नया हॉस्पिटल कहाँ बनेगा तो सोसाइटी के सबसे पिछड़े वर्ग की आवाज वहां होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वहां SC/ST या महिला मेंबर नहीं होंगी तो फंड सिर्फ ताकतवर लोगों के एरिया में लग जाएगा। ये रूल इंश्योर करता है कि सामाजिक न्याय सिर्फ बैनर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सिस्टम में दिखे। बहुत खूबसूरत बात है। अब हम आते हैं स्लाइड 15 पर, जो इस पूरे सिस्टम का मास्टर सिंथेसिस है, जिला योजना समिति या DPC। इसे एक फनल की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ गांव की पंचायत अपनी लिस्ट भेजती है, दूसरी तरफ ब्लॉक लेवल से प्लान आते हैं और शहर की नगर पालिका भी। ये सब इस फनल में आते हैं और एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनकर स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये फनल वाला एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठता है और इस कमेटी में कोई एक एरिया डोमिनेंट ना हो, इसका बड़ा ध्यान रखा गया है। इसके 4/5 यानी 80% मेंबर रूरल और अर्बन आबादी के रेशो में चुने जाते हैं। अच्छा, आबादी के हिसाब से। हाँ, मान लीजिए जिले में 70% लोग गांव में हैं तो DPC के मेंबर भी उस रेशो में होंगे, ताकि शहरी नेता सारा गांव का फंड शहर में ना लगा दे। और इसका अध्यक्ष जिला परिषद का हेड ही होता है। ये ढांचा सुनने में तो एकदम फ्लॉलेस लगता है, पर स्लाइड 16 एक बहुत ही तीखा सवाल उठाती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? ये एकदम वैलिड पॉइंट है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 बड़े हथियार हैं। पहला, लोक प्रहारी या ऑम्बर्ड्समैन, जहां कोई भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है। दूसरा है CAG की देखरेख में ऑफिशियल ऑडिट। लेकिन जो सबसे असरदार हथियार है वो है सोशल ऑडिट, यानी सामाजिक अंकेक्षण। सोशल ऑडिट, जहां सीधे गांव वाले काम का ऑडिट करते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये काम करता है? कोई आम किसान किसी दबंग मुखिया को बोल सकता है कि कागज पर सड़क है पर जमीन पर तो मिट्टी है? देखिए, चैलेंज तो होता है दबंगाई का, पर ढांचा ही ऐसा है कि छुपाना मुश्किल है। ग्राम सभा की मीटिंग में सैकड़ों लोगों के सामने रजिस्टर पढ़ा जाता है। अगर पढ़ा जाए कि रामू के खेत के पास चापाकल लगने में 50,000 रुपए लगे और रामू वहीं बैठा हो और बोले कि वहां तो कोई चापाकल है ही नहीं, बिल्कुल, तो वहां जो प्रेशर बनता है ना, उसको कोई ऑफिसर दबा नहीं पाता। यही रियल पब्लिक पार्टिसिपेशन है। और अब तो टेक्नोलॉजी ने भी हालात बदले हैं, जो स्लाइड 17 में दिखता है। ई-पंचायत और प्रिया सॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अकाउंटिंग अब ऑनलाइन है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के रूल्स के हिसाब से अब गांव में भी कचरा अलग अलग करके डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। हाँ, ये नई पीढ़ी की पंचायत हैं जो डिजिटल और इको फ्रेंडली दोनों हो रही हैं। चलिए अब एग्जाम वाले पॉइंट पर आते हैं। स्लाइड 18 और 19, BPSC मास्टर रिवीजन का मैट्रिक्स, जो इस विश्लेषण का चीट कोड है। इसको फटाफट रिकैप कर लेते हैं। अगर इस्तीफे की बात हो, मुखिया अपना इस्तीफा किसे देगा? DPRO को। पंचायत समिति का प्रमुख, वो देगा SDM को। और जिला परिषद अध्यक्ष, वो DM को। और अगर प्रशासन के अफसरों को देखें, ग्राम लेवल पर पंचायत सचिव, ब्लॉक लेवल पर BDO और जिला लेवल पर DDC या CEO। और आबादी का मैट्रिक्स, ग्राम पंचायत का वार्ड सदस्य 500 पर, पूरी पंचायत 7,000 पर, पंचायत समिति सदस्य 5,000 पर और जिला परिषद सदस्य 50,000 के आबादी पर। ये रिकैप सारे डॉट्स को एकदम ठीक से कनेक्ट कर देता है। हाँ, यही एग्जाम क्लियर करने का असली तरीका है। और अगर ये गहन विश्लेषण पसंद आया है और टॉपिक क्लियर हुआ है, तो हमारी प्रेरणा के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। और ऐसी अहम प्रेपरेशन वीडियोस मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगला डीप डाइव किस टॉपिक पर चाहिए।